हेलो फ्रेंड्स, अनुप स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना का जो बचा हुआ भाग है, यानी भाग 3। इसके पहले 2 भाग बन चुके हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक पढ़ेंगे। अगर इसके पहले वो वीडियो आप लोगों ने दोनों नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, और 1991 का जो आर्थिक सुधार वाला वीडियो है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि 1991 का आर्थिक सुधार होता है, उसके बाद ही 8वीं पंचवर्षीय योजनाएँ बनती हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाके उस वीडियो को एक बार देख लें। अब चलिए आज जो है शुरू करते हैं आज की टॉपिक। पहला जो पढ़ेंगे हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो हम लोग देखेंगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला है, 1992 से 1997 तक। लेकिन जो 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी वो 1985 से 1990 तक। तो ये आखिर 90 से 92 तक क्या हुआ। तो 1991 का जब हम लोग आर्थिक सुधार पढ़ रहे थे तो उस समय देखा था कि 1990 के समय में देश में जो है राजनीतिक अस्थिरता काफ़ी बढ़ गई थी, साथ में आर्थिक जो है संकट उत्पन्न हो गया था, जिसकी वजह से पंचवर्षीय योजना बनाने के हालात में हम लोग नहीं थे, जिससे पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। तो 90 से 92 तक 2 एक वर्षीय योजनाएँ बनी, और इस 90 से 92 जो एक वर्षीय योजनाएं बनी उनके लिए आपको 2 फैक्ट याद रखना है। पहला याद रखना है कि इसी 1990 से 92 के बीच में 1991 में क्या हुआ था, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में क्या उसकी विशेषताएं क्या थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इसी वार्षिक योजनाओं के दौरान 1990 ईस्वी में सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत देखते हैं कब से हुई है, 1992 में। अब इसके बारे में देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन का विकास। और यह जो है जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था। आपसे पूछ ले किस मॉडल पर आधारित था, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे, और इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। इसने एक फैक्ट और याद रखना है कि इसने अपने प्रारूप यानी 1997 तक पूरा जब तक पंचवर्षीय योजना हुआ उसमें 3 जो है प्रधानमंत्री इसने देखे, यानी 3 अध्यक्ष देखे। चाहे आपसे अध्यक्ष पूछ ले, चाहे प्रधानमंत्री पूछ ले, क्योंकि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री ही होता था। और इसने 3 जो प्रधानमंत्री देखे वो पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और एचडी देवगौड़ा। और इसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है क्या है कि 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई। और इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य बना। तो पहले तो एक फैक्ट अपने आप में यही इंपॉर्टेंट है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, 1 जनवरी 1995 को। किस योजना के दौरान, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की जो वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6%, लेकिन वास्तविक वृद्धि कितनी हुई, 6.68%, यानी लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति हुई। अब ये हुआ 8वीं पंचवर्षीय योजना के जो प्रमुख फैक्ट थे उसको हम लोग दे चुके हैं। अब देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, 1997 से 2002 ईस्वी तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। इस योजना में राज्य नीति के 4 महत्वपूर्ण आयामों पर जो है विशेष बल दिया गया था। पहला है जीवन की गुणवत्ता, दूसरा रोजगार सृजन, तीसरा क्षेत्रीय संतुलन, चौथा आत्मनिर्भरता। जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको सुधारने की दिशा में निर्धनता उन्मूलन तथा न्यूनतम प्राथमिक जो सेवाएं हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए ऐसे उपायों को शामिल करना था जिनके माध्यम से निर्धनों के लिए परिसंपत्तियों का सृजन किया जा सके तथा निरंतर विकास के लिए शेष अर्थव्यवस्था के साथ
साथ ऐसे क्षेत्रों को बेहतर ढंग से एकीकृत या समायोजित किया जा सके। रोजगार सृजन के लिए जो है श्रम बहुल क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित कर विकास प्रक्रिया के द्वारा रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया था। क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब था, क्षेत्रीय संतुलन या असंतुलन जो भी दे दे, तो इसका मतलब था इसको जो है संतुलन बनाना था, असंतुलन को दूर करना था। इसको दूर करने के लिए अल्प विकसित तथा पिछड़े जो क्षेत्र थे वहाँ पे औद्योगिकरण की जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया को तेज किया गया, करने का जो है लक्ष्य रखा गया। और पिछड़े राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिक निवेश की व्यवस्था के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा अन्य सहायक क्रियाओं का जो है आधुनिकीकरण करना इसका लक्ष्य था। विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का मतलब है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष प्रयास किया गया। पहला जो है भुगतान संतुलन की स्थिति को सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को बढ़ने से रोकना तथा उसमें कमी लाना, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण करना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। अगर 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चली प्रमुख योजनाओं की बात करें तो सबसे पहला आपको याद रखना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यह कब चला था? 1999-2000 के दौरान। और इसमें गांव में गरीब लोगों को स्वरोजगार अपनाने हेतु प्रेरित करना इसका जो है उद्देश्य था। दूसरा है निर्धनता उन्मूलन योजना। यह योजना 2001 के दौरान चला। नेक्स्ट है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, यह योजना भी 1999-2000 के दौरान चला है। और इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और खेतीहर मजदूर बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 के दौरान चला है और खेतीहर बीमा योजना 2001-2002 के दौरान इसी पंचवर्षीय योजना में। तो आपको याद रखना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, निर्धनता उन्मूलन योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और खेतीहर बीमा योजना। ये सारी योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चली हैं? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चली हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 6.5%, जबकि प्राप्ति हुई 5.5%, यानी लक्ष्य से कम की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 2002 से 2007 तक। यह योजना अधिक जो है व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसे कि योजना आयोग के पत्र के माध्यम से व्यक्त किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य भी सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। इस योजना का एक जो प्रमुख फैक्ट याद आपको रखना है कि इस योजना में सर्वाधिक बल जो है कृषि विकास पर दिया गया था, जबकि ऊर्जा पर व्यय सर्वाधिक रहा। जो है बल किस पर दिया गया था? कृषि विकास पर दिया गया था। व्यय किस पे अधिक रहा था? ऊर्जा पे। और जबकि इसकी पूरी जो है आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 8% और प्राप्ति हुई थी 7.7%। इस योजना के अगर हम प्रमुख योजनाओं की अगर पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख योजनाएं चली थी उनका अगर बात करें तो पहला है जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है इसी पंचवर्षीय योजना में चली थी। काम के बदले अनाज, इसका नाम आपने सुना होगा, काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम। यह जो है 2004-05 में इसकी शुरुआत की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना जो है 2002-03। और इसके अलावा भारत निर्माण कार्यक्रम, भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत भी 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी तो 2005-06 में
इसी में यूज जो है शुरुआत की गई थी। एक जो और इम्पोर्टेंट रखना है आपको, नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम, नेशनल फ्लैगशिप कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 2006-07 में 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कितना था, 2007 से 2012। यह भी योजना आयोग के पत्र पर आधारित थी और इसका जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य, वह था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। अगर आपसे पूछे 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य या केंद्रीय बिंदु क्या था, तो तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कृषि को ज़्यादा विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया था। अगर हम बात करें कृषि का अलग से, तो कृषि का जो है 4% लक्ष्य रखा गया था कि वृद्धि दर 4% हमें पहुँचाना है। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति अगर अलग से पूछ ले कृषि की कितनी हुई, तो 3.6% की। इसमें जो है योजना, जो प्रमुख योजनाएं चली थी इसके निष्पादन के लिए, कृषि के निष्पादन के लिए प्रमुख योजनाएं, उसमें राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये चारों जो हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चली थी। अगर हम उद्योगों की बात करें कि उद्योग के क्षेत्र में क्या पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो उद्योग जो है उसमें 11वीं योजना के दौरान 10% का जो है वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि प्राप्ति कितने की रही, 6.7% की रही। इस पंचवर्षीय योजना में लोक निजी भागीदारी यानी PPP, आपने सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें जो है इसके लिए अधिक समर्थन प्रकट किया गया और इस दौरान जो है PPP मॉडल के तहत लगभग $494 बिलियन का निवेश इस पंचवर्षीय योजना में किया गया। और बात करें अब ऊर्जा क्षेत्र में, तो ऊर्जा क्षेत्र में यानी विद्युत उत्पादन में लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस योजना के दौरान अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट और सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट, ये दोनों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई। दूरसंचार के क्षेत्र में बात करें तो दूरसंचार के क्षेत्र के तीव्र विकास में सरकार की उदार समर्थनकारी नीतियां और निजी निवेशकों के रुझान का योगदान रहा इसमें। किंतु योजना समाप्ति होने तक ग्रामीण और शहरी टेलीफोन घनत्व में विषमता बढ़ गई, जिसके समाधान हेतु ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क यानी NOFN, नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, तथा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF का गठन किया गया। यानी राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का गठन किस योजना के दौरान किया गया, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगर हम शहरी और अवसंरचना, आवास और मूलभूत सेवाएं के क्षेत्र में देखें, तो इस समय क्या बात हुआ था कि अधोसंरचना विकास में प्रमुख समस्याएं जो प्रकट हुई थी, उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में परियोजना का अटकना तथा निवेश हेतु विशाल राशि का प्रबंध करना था, जिसके समाधान हेतु नियम तथा प्रक्रिया की स्पष्टता तथा भूमि अधिग्रहण का विवेकीकरण प्रयास किए गए और इसी के प्रबंधन हेतु जो है अधोसंरचना ऋण निधि संबंधी तंत्र यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स का अनुमोदन इसी जगह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, जिसकी सहायता से जो धनराशि की उगाही करनी थी वो इसी के सहायता से की जा सकती थी। और अगर ये तो हो गया अधोसंरचना, हम लोग ने देख लिया उद्योग, कृषि, ऊर्जा के देख लिया। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है, आपने मूल अधिकार अगर पॉलिटी पढ़ा होगा तो मूल अधिकार में शामिल किया गया था, मूल अधिकार के 21 क में क्या शामिल किया गया था
कि जो सर्व शिक्षा अभियान यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह बच्चों का मूल अधिकार होगा, उसे अनुच्छेद 21 क में शामिल किया गया था और सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। कब? 2009 में सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है। और इसके अलावा अन्य योजनाओं में बात करें तो बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आवासीय विद्यालय योजना, मिड डे मील योजना, केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय योजनाएं इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गईं। रोजगार के क्षेत्र में बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यह 2007 में चलाई गई। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम 2009 में चलाया गया। आम आदमी बीमा योजना 2007 में चलाया गया और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भी 11वीं पंचवर्षीय योजना की ही देन है। और एक और आपने सुना होगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी इसी पंचवर्षीय योजना का देन है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरुआत की गई थी? 2010 में। ठीक है। और महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में बात करें तो किशोरी सशक्तिकरण हेतु सबला योजना और मातृत्व अवसर पर सहायता प्रदान करने हेतु इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग, ये योजनाएं 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चलाई गईं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन 2010-11 और राष्ट्रीय महिला कोष का भी गठन किया गया। बाल विकास संरक्षण की दिशा में कार्य करते हुए 2009-10 में समेकित बाल संरक्षण योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आप लोग देखेंगे कि काफ़ी सारी योजनाएं चलाई गई थी। जो अभी तो हमने बहुत सी योजनाओं का नाम भी नहीं लिया, जो इम्पोर्टेंट कुछ थे उन्हीं का नाम लिया है जो आपको याद करना था। और ये चूँकि 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं लास्ट पंचवर्षीय योजनाएं हैं तो इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना तो वैसे भी 2014 के बाद 3 साल तो उसका बाद में ही है, तो उसको तो हम लोग 2014 के बाद जो योजनाएं चली हैं उसको अलग से देख लेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का बस केवल हम लोग लक्ष्य उद्देश्य देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 2012 से 2017 तक। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा इस योजना में 100% साक्षरता दर 2015 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था और स्वास्थ्य शिक्षा था, जल प्रबंधन हेतु विशेष केंद्रीय आवंटन की बात इसमें की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा संचालित की जाती थी? योजना आयोग के द्वारा। लेकिन 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके किसका गठन कर दिया गया? नीति आयोग का। और उसके बाद पंचवर्षीय योजना को संभालने का काम किसने किया? नीति आयोग ने। इसके बाद की इस जो पंचवर्षीय योजना में जो चली योजनाएं हैं तो हम लोग का एक टॉपिक ही है 2014 के बाद भारत में जो आर्थिक सुधार हुए हैं उसके बारे में। तो वहाँ पे हम लोग जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इस पंचवर्षीय योजना 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं चली हैं उसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे। हम लोग यहाँ पे बस एक चीज़ देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में कि जो है नीति आयोग क्या है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग इसका फुल फॉर्म, पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं क्या होगा नीति का। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया, यानी इसी का एब्रिविएशन है NITI, नीति आयोग। नीति आयोग जो है योजना आयोग को ख़त्म करने की घोषणा तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री भी है, नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 में की गई थी, जिसके बाद 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग के गठन के संबंध में एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव जारी किया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई। अगर नीति आयोग की बात करें संगठन के बारे में, तो इनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। पहला तो अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही इसका पदेन जो है अध्यक्ष होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी। और अगर आपसे प्रथम पूछ ले कि अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी। दूसरा जो है इसमें होता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नियुक्ति PM के द्वारा की जाती है। और अगर आपसे पूछे पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, राजीव कुमार। तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण पद होता है वह होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और जो है इसके पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो थे वो थे सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान में कौन है, अमिताभ कांत। इसके अलावा इसमें 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं और जो है 4 पदेन सदस्य भी होते हैं और पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं। अंशकालिक सदस्य जो होता है, पूर्णकालिक सदस्य कौन होता है, पूर्णकालिक सदस्यों में अगर वर्तमान सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में 3 सदस्य हैं। कौन, VK सारस्वत, रमेश चंद्र, BK पाल। ये 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं। अंशकालिक सदस्य नाम नहीं याद रखना है, बस कौन होता है ये याद रखना है। अंशकालिक सदस्य जो होते हैं अग्रणी जो विश्वविद्यालय है या शोध संस्थान है या अन्य संबंध संस्थान में से अधिकतम 2 पदेन सदस्य जो है चुने जाते हैं अंशकालिक सदस्य के रूप में, और इनकी नियुक्ति चक्रीय आधार पर होती है। पदेन सदस्य भारत जो है अधिकतम 4 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और इनका मनोनयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री, यानी इसका पदेन सदस्य कहाँ से होते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, और इनके जो है इनका मनोनयन कौन करता है, प्रधानमंत्री। वर्तमान में जो 4 हैं आपके हैं राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर। 4 जो है इसके पदेन सदस्य हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ इसके संगठन के बारे में, नीति आयोग के संगठन के बारे में। नीति आयोग वही काम जो पहले योजना आयोग काम करती थी, वही सारे काम नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह हमारा होगा GST। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।